इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, ब्रिटिशर्स द्वारा फॉलो की गई पॉलिसीज की वजह से इंडियन इकोनॉमी तेजी से कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसका नेचर और स्ट्रक्चर ब्रिटिश इकोनॉमी की जरूरत के हिसाब से तय होता था। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। साथ ही ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियन लाइफ का इंटेग्रल पार्ट नहीं बने। वो हमेशा ही फॉरेनर्स की तरह यहां रहे और इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे और इंडियन वेल्थ को ट्रिब्यूट की तरह यहां से ले जाते रहे। इस तरह इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश ट्रेड और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट्स का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, जिसके परिणाम हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक इंडिया पर रूल किया। इतने लंबे समय तक एक्सप्लॉइटेशन का नेचर एक जैसा नहीं रहा था। ये समय के साथ चेंज होता रहा और इसी के बेसिस पर कॉलोनियल रूल को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। आइए इन फेजेस को डिटेल में समझते हैं। 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल रूल के चेंजिंग इकोनॉमिक कैरेक्टर को समझने के लिए इंडियन स्कॉलर RP दत्त ने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज लगभग 1757 से 1813 तक चलता है और इसे मर्केंटाइलिज्म या कमर्शियल कैपिटलिज्म का फेज कहा जाता है। इस फेज में ब्रिटिशर्स के 2 मेन एम्स थे, एक ट्रेड और कॉमर्स पर अपनी मोनोपोली बनाना और दूसरा बुलियन की समस्या का समाधान ढूंढना। बुलियन की समस्या से हमारा मतलब है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से गुड्स परचेज करने के लिए अपने यहाँ के गोल्ड, सिल्वर और उनके कॉइन्स का यूज करना पड़ता था, जो कि मर्केंटाइलिज्म की दृष्टि से फेवरेबल नहीं था। मोनोपोली बनाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके बाकी की फॉरेन कंपनीज को रास्ते से हटा देती हैं और बुलियन की समस्या बैटल ऑफ प्लासी के बाद खत्म होती है, जिसे डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेसिकली इस फेज का फोकस इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डायरेक्ट कॉलोनियल प्लंडर पर रहता है। यहीं से इंडिया की इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा फेज लगभग 1813 से शुरू होकर 1860 तक चलता है। इसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज कहते हैं। इस समय तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और वहां बड़े स्केल पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। इन्हीं गुड्स को सेल करने के लिए मार्केट की जरूरत थी। साथ ही ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की और ज्यादा ग्रोथ के लिए बड़े स्तर पर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए थे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को भी खत्म कर दिया गया था और इसी के साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट वन साइडेड फ्री ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत भी करती है, जिसमें ब्रिटेन से इंडिया आने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती और इंडिया से ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल्स भी बिना किसी ड्यूटी के जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में इंडिया से जाने वाले किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट पर हैवी ड्यूटी बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर इंडियन टेक्सटाइल्स पर 300% ड्यूटी इंपोज की जाती है। इस तरह इस पीरियड के दौरान इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरलाइजेशन देखने को मिलता है। संक्षेप में कहें तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट और रॉ मटेरियल्स के सप्लायर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा और आखिरी फेज लगभग 1860 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। इसे फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फेज बोला जाता है। इस दौरान ब्रिटिशर्स इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इसका कारण यह था कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया के बाकी देशों में भी फैलने लगा था, जैसे कि जर्मनी, जापान एटसेट्रा। इस वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। सर्वाइव करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत समझी जाती है और साथ ही साथ पिछले फेज के दौरान प्रॉफिट्स जमा करते करते ब्रिटिशर्स काफी कैपिटल जमा कर लेते हैं, जिसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा रही थी। इसके साथ इंडिया में इन्वेस्ट करने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, साथ ही चीप लेबर भी मिल जाती है। इसलिए इस पीरियड में तेजी से ब्रिटिश कैपिटल का फ्लो इंडिया में होता है। लेकिन इसका मकसद इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना नहीं रहता, बल्कि इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना होता है। ब्रिटिश कैपिटल उन्हीं एक्टिविटीज में लगाई जाती है जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित होती हैं।
एक एस्टिमेट के अनुसार 1914 से पहले तक लगभग 97% ब्रिटिश कैपिटल रेलवेज, मर्चेंट शिपिंग, माइनिंग और फाइनेंशियल हाउसेस के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की गई थी। फेजेस को ब्रॉडली समझने के बाद आइए अब अलग अलग स्फीयर्स में हुए इकोनॉमिक इंपैक्ट को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर से। इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कंपनी ने इंडिया में नए लैंड टेन्योर्स जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम एटसेट्रा को इंट्रोड्यूस किया था। इन सभी सिस्टम्स में रेवेन्यू रेट को बहुत हाई रखा गया था। साथ ही रेयतवाड़ी और महलवाड़ी एरियाज में रेगुलर इंटरवल पर रेवेन्यू रेट बढ़ा दिए जाते थे। इन नए सिस्टम्स की वजह से नई सोशल क्लासेस जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, लैंड स्पेक्युलेटर्स इमर्ज होते हैं। रूरल इंडेटेडनेस बढ़ने लगती है और इंडियन कल्टीवेटर्स की कंडीशन खराब होती चली जाती है। ज्यादातर कल्टीवेटर्स गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के इंपैक्ट को और डिटेल में हमने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी देखने को मिलता है, स्पेशली सेकेंड यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाले फेज के दौरान। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो एटसेट्रा। इसलिए इंडिया में फूड क्रॉप्स की जगह ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट किया जाता है। कई केसेस में तो पेजेंट से फोर्सफुली इन्हें कल्टीवेट कराया जाता है, जैसे इंडिगो प्लांटेशन के केस में। इसकी वजह से पेजेंट्स पर कर्ज तो बढ़ता ही है, साथ ही रूरल इकोनॉमी की सेल्फ डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। पेजेंट्स के पास खाने को अनाज नहीं रहता है और ऐसी सिचुएशन में फैमिन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एडवर्स इंपैक्ट सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर पर ही नहीं होता, बल्कि ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज को भी ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए डिटेल में समझते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रुइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश रूल का इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करती थी। यहां तक कि ब्रिटिशर्स भी इंडिया ट्रेड करने के लिए ही आए थे और वो यहां अपने देश के प्रोडक्ट्स का ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि इंडिया से प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एटसेट्रा यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे। मर्केंटाइलिज्म यानी कि फर्स्ट फेज के दौरान यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन सेकेंड फेज में शुरू होने के बाद इंग्लैंड से बड़ी संख्या में मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंडिया आने लगते हैं, जो कि इंडियन गुड्स से काफी सस्ते होते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड कम होने लगती है। साथ ही वन साइडेड फ्री ट्रेड जैसी पॉलिसीज के कारण इंडियन गुड्स पर फॉरेन मार्केट में हैवी ड्यूटीज इंपोज की जाती हैं। इस तरह डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही मार्केट में इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन का एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं। इस वजह से इंडियन आर्टिजन्स को रॉ मटेरियल या तो मिलता नहीं है या फिर बहुत महंगे मिलने लगते हैं। इस कारण मजबूरी में इंडियन वीवर्स ये काम छोड़ने लगते हैं। रेलवेज का डेवलपमेंट भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इससे पहले कम से कम रिमोट कॉर्नर्स में तो इंडियन गुड्स की डिमांड रहती थी, लेकिन रेलवेज के आने के बाद देश के कोने कोने में सस्ते ब्रिटिश गुड्स पहुंच जाते हैं। इस तरह हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन तो तेजी से होता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। गैंजेटिक बिहार का स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि यहां टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो 1809-13 के समय 18.6% था, वो 1901 में घटकर सिर्फ 8.5% रह जाता है। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तो दूर, उल्टा इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होता है। आइए अब ब्रिटिश रूल के सबसे बड़े इकोनॉमिक इंपैक्ट को समझते हैं, जिसे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी से समझाया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इंडियन नेशनल लीडर्स और इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार इंडिया से इंग्लैंड के लिए होने वाला कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ, जिसके बदले में इंडिया को कोई भी इकोनॉमिक, कमर्शियल या मटेरियल रिटर्न नहीं मिलता था, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहलाता है।
ये साल दर साल इंडिया से इंपीरियल ब्रिटेन द्वारा लिए जा रहे इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट की तरह था। मर्केंटिलिस्ट कॉन्सेप्ट में कहें तो इकोनॉमिक ड्रेन तब होता है जब एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से गोल्ड और सिल्वर देश से बाहर जाने लगते हैं। बैटल ऑफ प्लासी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन से बुलियन इंपोर्ट करती थी, लेकिन प्लासी के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में टेरिटरीज एडमिनिस्टर करना शुरू कर देती है और यहां के सरप्लस रेवेन्यूज पर उसका अधिकार हो जाता है। अब ब्रिटेन से बुलियन लाने की जगह इंडिया के ही रेवेन्यू को यूज करके कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स को परचेस करती है। इस तरह इंडिया के रेवेन्यू को कंपनी पूरी तरह अपने फायदे के लिए यूज करती है, जिसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता है। यह सिस्टम 1813 के चार्टर एक्ट से खत्म होता है, क्योंकि उसमें कंपनी के कमर्शियल और टेरिटोरियल रेवेन्यूज को सेपरेट किया जाता है। लेकिन इंडिया से इकोनॉमिक ड्रेन का एंड यहां भी नहीं होता, बस इसका कैरेक्टर थोड़ा बदल जाता है। 1813 के बाद ड्रेन एक तरफा एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में होता है। इस इकोनॉमिक ड्रेन के मेन कंस्टिट्यूएंट्स कुछ इस तरह थे। होम चार्जेस। होम चार्जेस ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता था जो इंडिया के बिहाफ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा इंग्लैंड में किए जाते थे। 1857 के रिवोल्ट से पहले होम चार्जेस इंडिया के एनुअल रेवेन्यू का 10 से 13% हुआ करते थे। 1897 से 1901 के बीच ये प्रोपोर्शन बढ़कर 24% हो गया था और 1921-22 में होम चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू के 40% तक पहुंच गए थे। होम चार्जेस के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला डिविडेंड, कंपनी द्वारा इंडिया के बाहर लिए पब्लिक डेट पर इंटरेस्ट, सिविल और मिलिट्री चार्जेस और इंग्लैंड में किए गए स्टोर परचेजेस आते थे। ड्रेन का नेक्स्ट कंपोनेंट था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। 20th सेंचुरी में ब्रिटेन से फाइनेंस कैपिटल इंडिया में एंटर होना शुरू होता है, यानी कि थर्ड फेज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की शुरुआत। 20th सेंचुरी में इंटर वॉर पीरियड के समय इस पर सालाना लगभग 30 से 60 करोड़ रुपए खर्च होते थे। यहां यह याद रखना चाहिए कि फॉरेन कैपिटलिस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि अपने फायदे के लिए इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। साथ ही इंडिजिनस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को अलग अलग तरीके से पीछे करने की कोशिश भी करते थे। इकोनॉमिक ड्रेन का एक और कंपोनेंट देखा जा सकता है, फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग कंपनीज। इंडिया को बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग के लिए ह्यूज पेमेंट्स करने पड़ते थे। इससे इंडियन रिसोर्सेज का ड्रेन तो होता ही था, साथ ही इन स्फीयर्स में इंडिजिनस एंटरप्राइजेस की ग्रोथ भी नहीं हो पाई थी। इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में लिखते हुए दादा भाई नावरोजी ने कहा था कि ये ईवल ऑफ ऑल ईवल्स है और इंडियन पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण भी है। इनके अनुसार ब्रिटिश रूल की शुरुआत से लेकर 1865-66 तक कुल 1500 मिलियन पाउंड्स का ड्रेन इंडिया से हो चुका था और 1883 से 1892 के बीच करीब 359 करोड़ रुपीस ड्रेन हुए थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए न सिर्फ ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को लूटने का काम किया, बल्कि इसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लिए जो जरूरी कैपिटल थी वो तो ब्रिटेन ट्रांसफर हो रही थी। ये तो बात हो गई कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया पर हुए इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की, लेकिन ये इंपैक्ट्स सिर्फ कॉलोनियल रूल तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इनकी लेगेसी इंडिपेंडेंट इंडिया पर भी देखने को मिलती है। कैसे, आइए जानते हैं। ब्रिटिश लेगेसी ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। 200 साल का ब्रिटिश रूल एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों ही सेक्टर्स में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की लेगेसी छोड़ जाता है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए, तब दुनिया की सबसे जटिल लैंड प्रॉब्लम पीछे छोड़ गए, जिसमें लैंड राइट्स की कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की थी, लैंड टेन्योर की इनसिक्योरिटी थी, कल्टीवेशन के टेक्निक्स प्रिमिटिव बने हुए थे, पर एकड़ यील्ड बहुत कम थी, एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स फ्रैगमेंटेड थी और मनी लेंडर्स का शिकंजा रूरल इकोनॉमी पर बना हुआ था।
इसके साथ ही एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने न के बराबर किया था। कम शब्दों में कहें तो देश पर अकाल यानी कि फैमिन का खतरा लगातार मंडरा रहा था। इस स्थिति से निकलने के लिए देश को कई साल लग गए और एग्रीकल्चर की कुछ समस्या जो ब्रिटिश लेगेसी हैं अभी तक बनी हुई हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इंडियन इंडस्ट्रीज का लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ था। प्रोडक्शन टेक्निक्स बहुत ही कम थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज पर ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल का दबदबा अभी भी बना हुआ था। ब्रिटिशर्स इंडिया को लो पर कैपिटा इनकम वाला गरीब देश बनाकर चले गए थे। एवरेज इंडियन इनकम कुछ इस तरह थी कि लोग 3 मील्स की जगह सिर्फ 2 मील्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस शर्त पर कि कपड़े की कोई डिमांड न हो, सर के ऊपर छत भी न हो और किसी तरह का कोई अम्यूजमेंट या रिक्रिएशन तो भूल ही जाओ। इस तरह आजादी के समय इंडिया को ब्रिटिश लेगेसी के रूप में वर्षों के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के नीचे दबी इकोनॉमी और गाइडेड अंडर डेवलपमेंट मिलता है। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर ही दिखता है। यही वजह थी कि इंडियन नेशनलिस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियोरी से कॉलोनियल रूल को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और इंडिया में इकोनॉमिक नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। कॉलोनियल रूल एक बड़ी वजह थी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बैकवर्डनेस के लिए भी कॉलोनियल पॉलिसीज ही रिस्पॉन्सिबल थीं।